अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखेंगे उसी में एनर्जी। तो एनर्जी वाला जो टॉपिक है इसमें हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, साथ में इसका वर्क के साथ क्या रिलेशन रहेगा वो भी पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वर्क के क्वेश्चंस खत्म हो गए, सिर्फ वर्क के क्वेश्चंस हुए हैं, अभी वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग को अभी देखने रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं एनर्जी। तो पहले तो इसका जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो एनर्जी की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, सभी को पता ही रहती है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की आपकी जो क्षमता है वही आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कई बार होता नहीं कि बहुत देर तक पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, कहते हैं अब एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर से तुम्हें खाना पीना पड़ता है, तो मतलब काम करने की तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई। लेकिन यहां पर हमने आपको बताया था कि जो पढ़ाई करना है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क नहीं है, मतलब तुम कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर बैठे रहते हो खाली। तो हम लोग यहां पर देखते हैं एनर्जी जो यहां पर है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसमें एसआई यूनिट हमें पता ही है, जूल रहती है, जो वर्क के लिए रहेगा वही एनर्जी के लिए रहेगा। एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज की जाती हैं, और ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं ये हम लोग को याद रखना है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने दे भी रखा है, आपके नीट में जस्ट एक कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया गया था। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर एंड कैलोरी, ये तीनों प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, मतलब इनको हम एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट नहीं बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं पर लिखना है जूल में, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो ये ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज रख देना है बस। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁹। तो जब आप यहां पर 1.6 10⁻⁹ रखेंगे तो ये बन जाएगा कूलाम इंटू वोल्ट, और कूलाम इंटू वोल्ट को हम लोग बोलते हैं जूल। मतलब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इतना आप ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन की बस वैल्यू रख देनी है और वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें किलोवाट आवर की, तो किलोवाट आवर, तो इसे अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, जैसे जो किलो होता है, जैसे आपको कह दिया गया किलो वाट आवर, तो जो किलो है उसका मतलब होता है 10⁻3। किलो कोई मतलब कोई यूनिट नहीं होती, किलो इज जस्ट अ नंबर, तो किलो का मतलब 10⁻3। वाट जो है ये तो एसआई यूनिट है ही है, और जो यहाँ पर आर है, मतलब जो 1 आवर होता है वो 3600 सेकेंड का रहता है। तो हम लोग यहाँ पर 3600 यहाँ पर कर देंगे, तो ये बन गया यहाँ पर किलो का के लिए 10⁻3, और ये बन गया आर के लिए, दैट इज सेकेंड। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में किलो वाट आर का मतलब क्या है, वाट इंटू आर। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर के लिए, P इज इक्वल टू W/T पढ़ते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू टी। मतलब पावर और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो वर्क या एनर्जी की यूनिट आपको देता है। तो ये एक तरह से पावर और टाइम का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को लिख दिया गया। जैसे अगर हम यहाँ पर ये जो है, ये हमने बहुत सबसे पहले लेक्चर में ये सब बताया था आपको कि अगर हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है, जैसे यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे तो हम पावर लिखेंगे यहाँ पर 10⁻3। ठीक है, तो ये सब हमने बताया था कि डेसिमल शिफ्ट करते हैं तब क्या करते हैं यहाँ पर, तो सारी चीजें आपको पहले लेक्चर में बताई थी हमने। तो ये 3.6 इंटू 10⁻3, वैसे भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो वही फिर आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट याद रखें, इतना हम सब सोचे ना, यहाँ पर सीधे याद कर लें 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 10⁻6 जूल होता है। ऐसे हम बात करते हैं कैलोरी की, तो हमें पता रहना चाहिए कि कैलोरी का मतलब 4.186 जूल, या अप्रोक्सीमेटली हम लोग ज्यादातर याद रखते हैं या यूज करते हैं क्या, 4.2 जूल। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हमें याद रखना है, और बाकी एसआई यूनिट तो हमें पता ही है कि यहाँ पर एसआई यूनिट क्या रहेगी। ठीक है, एसआई और सीजीएस अलग से बता दी गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, अगर किसी भी बॉडी में स्पीड है तो उसके पास एनर्जी रहेगी, दैट इज k इज इक्वल टू हाफ mv²। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे आपने लिखा k इज इक्वल टू हाफ mv², और या फिर आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो v² को हम ऐसे लिख देते हैं,
कुछ बुक्स में ऐसे काइनेटिक एनर्जी का ऐसे फार्मूला पूछने के लिए उसने क्वेश्चन दिया कि काइनेटिक एनर्जी का इसमें फार्मूला कौन सा है, तो उसने ये फार्मूला ही नहीं दिया, उसने इस टाइप से फॉर्मूले बनाए, इसलिए इसको आगे बता दिया गया कि हम v स्क्वायर को v डॉट v भी लिख सकते हैं, जो कि हम पीछे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सीधी सी बात है, मास नेगेटिव होता नहीं। और जो v है, मान लो वैसे तो यहाँ v स्पीड रखना है आपको, लेकिन आपके दिमाग में जैसे आ भी गया कि नहीं v प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो अगर प्लस या माइनस रखोगे तो भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना। वैसे तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, v का मैग्नीट्यूड, तो जब यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, प्लस में। जीरो तो हो सकती है ना, कि जीरो भी नहीं होगी, जीरो तो हो सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, तो जीरो तो वो तो स्पीड पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पर लिखा गया ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब अगर होगी किसी के पास काइनेटिक एनर्जी, जैसे जीरो का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर एनर्जी है तो वो नेगेटिव नहीं होगी, क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है कि भाई जब वेलोसिटी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इसको आप थोड़ा सा सिंपल वे में समझो, जैसे अगर हम यहां पर बात करें कि आप इस समय क्या है, मोशन में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, लेकिन अर्थ तो मोशन में है, तो तुम अर्थ पे ही तो हो ना, कि अर्थ के बाहर हो, अर्थ पर हो, इसका मतलब आप रेस्ट में नहीं है। ये चीज हमने आपको बताया था जब रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट किया था, कि अगर आपको कोई मून से देख रहा हो तो आप उसको रेस्ट में नहीं नजर आओगे, आप तो रोटेट भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही, और आप सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहे हो क्योंकि अर्थ ऐसा कर रही, तो इसका मतलब आप क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर यहां पर देखो तो आपको लग रहा है कि हम रेस्ट की कंडीशन में बैठे हैं, तो हम एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पर्सन की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम रेस्ट में। तो अगर आप में से किसी एक से किसी पूछा जाए किसी दूसरे की काइनेटिक एनर्जी, तो आप जीरो ही तो बताएंगे, आप अपने रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। इसलिए जैसे आप बस में बैठे हुए, तो अगर बस में आप बैठे हैं तो बस में आप बैठे हैं, बाकी पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं, तो जो पैसेंजर बैठा हुआ है, तो अगर एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख रहा है तो रेस्ट में तो देखेगा, तो क्या कहेगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, वो रेस्ट में बैठा हुआ, उसकी एनर्जी क्या हो गई, जीरो। लेकिन क्या वो वास्तव में है, नहीं, क्योंकि बस में बैठा हुआ और बस जा रही, तो कोई ग्राउंड पर पर्सन खड़ा होगा तो वो तो यही कहेगा ना कि बस में बैठा हुआ जो पर्सन है वो उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से बस जा रही, यानी कि उसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, जहां पर m उस पर्सन का मास हो जाएगा और v जो बस की स्पीड होगी वो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही, कि आपको अगर एक दूसरे को यहां देख रहे हैं तो आप रेस्ट में है तो आपकी एनर्जी जीरो, लेकिन आपको कोई मून से देख रहा है तो आपकी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी रहेगी। तो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग समझते हैं जरा। यहां पर जैसे एक कोई भी बॉडी यहां पर ली गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यहां पर है वो u के बराबर, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है F, लेकिन ये एक फोर्स नहीं है बल्कि ये F है, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ये क्या है, नेट फोर्स है बॉडी पर, मतलब हो सकता है यहां 10 फोर्स लग रहे हो, लेकिन उन 10 फोर्स का जो नेट है रिजल्टेंट वो ये F आया है यहां पर, ठीक है, मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका ये रिजल्टेंट है। तो अगर मान लिया यहां पर 10 फोर्स लग रहे हैं और 10 का जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो अगर वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो फिर पूरा ये सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो कुछ समय के बाद देखा गया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v के बराबर। ये जो भी यहां पर है फोर्स, जो नेट फोर्स है, वो जरूरी नहीं है कि वो अलोंग द मोशन हो, वो अपोजिट टू द भी मोशन हो सकता है। जैसे आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी इनिशियल और जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द मोशन लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर यही रिजल्टेंट फोर्स, मान लिया 10 फोर्स होते, 4 होते, 5 होते, जितने भी होते, उनका रिजल्टेंट आप निकालते और उल्टा जाता, तो जब आप वेलोसिटी देते वो फोर्स रहता उल्टा, तो वो फोर्स क्या करता, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को कम करता, यानी कि आगे जाने पर वेलोसिटी यहां पर कम होती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती। तो मतलब अगर ये सपोर्टिंग फोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, और अगर ये अपोजिंग फोर्स होता तो
तो ये रिटार्डेशन जनरेट करता और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करता। तो हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो यहां पर क्या है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो यहां पर है उसको पहले हम यहां पर उसका डेरिवेशन कर लेंगे एंड देन हम लोग उसकी एनालिसिस थोड़ा सा एक बार फिर से देखेंगे। तो यहां समझ में आ गया ना डायग्राम में क्या दिखाया गया कि नेट फोर्स है F, इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। तो हम लोग यहां पर अगर वर्क देखें तो W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे F इंटू ds। ठीक है, वैसे तो F डॉट ds होता है, लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स F है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो उस डायरेक्शन में जो इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो अगर ds के बराबर है तो F और ds सेम डायरेक्शन में होंगे ना, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो F ds सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो यहां पर उनके बीच का एंगल 0, तो F ds cos 0 मतलब cos 0 का मतलब 1, तो ये आ गया। अब हम इस F को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और यहां पर आ गया ds। ये जो एक्सेलरेशन है m को तो बाहर लिख दिया, एक्सेलरेशन जो है इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई dt और यहां पर हमने लिख दिया ds। ठीक, अब जरा देखो यहां पर ये जो मास है इसको बाहर रखा, ds बाई dt इसको हमने एक साथ कर लिया और इधर लिख दिया हमने dv। ds बाई dt का मतलब वेलोसिटी, तो v इंटू dv हो जाएगा। समझ गया ना कि हमने a को लिखा dv बाई dt, फिर ds बाई dt को साथ में कर लिया, ds बाई dt का मतलब है वेलोसिटी, तो v इंटू dv हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, यानी कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे u से लेकर v तक। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो v टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, लिमिट रखते हैं v एंड u। अब सबसे पहले हम लोग रखेंगे अपर लिमिट, तो हाफ m तो बाहर कर लिया अलग, क्योंकि वो तो हाफ भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे u स्क्वायर, मतलब एक बार v की जगह v ही रखना है और दूसरी बार u रखना है। ठीक, ये हो गया। आप इसे अगर अलग अलग लिखो तो आप लिखोगे हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर को हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम यू स्क्वायर को बोल सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और के फाइनल माइनस के इनिशियल का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या है, W इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप इसको ऐसे यहां पर लिखते हैं, याद रखते हैं, लेकिन यूज करते समय आपको कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। के फाइनल माइनस के इनिशियल का भी यूज आप कर सकते हैं, और या फिर आप यूज कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये सब कुछ अपने दिमाग में रखो। ठीक है, मतलब ये पूरा अपने दिमाग में रखो आप। जैसे जरूरत पड़ रही यू और वी की, या ये दिया गया है आपको तो आप सीधे ये लिख दो। फिर हम ये क्यों लिखें, तो ये अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि बाद में हमें इसी में तो डालना पड़ेगा ना वैल्यूज। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप ये लिखो, इसकी जरूरत है तो आप ये लिखो, तो पूरा दिमाग पे रहना चाहिए। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। W इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, और फाइनल का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, और उधर हो जाएगा यू स्क्वायर। तो हाफ एम बाहर निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसी में कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो जो ये पॉइंट निकल कर आया ये तो हमें याद ही रहेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक बार और समझ लें कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है उसको थ्योरेटिकली हम कैसे बोलेंगे या कैसे उसे समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो अभी सेंटेंस निकला उसको लिख दिया गया, दैट इज वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट always equal to the change in kinetic energy. Work done on a body by the resultant force acting on it is always equal to the change in kinetic energy of the body. This is called work energy theorem. अब आप देखो ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब है,
W इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। आप यहां पर जरा समझो, W इज इक्वल टू डेल्टा के, और या इसको हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, अब अगर के फाइनल ज्यादा है, के फाइनल की वैल्यू बड़ी होगी, तो अगर के फाइनल ग्रेटर देन के इनिशियल है तो इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर के फाइनल की वैल्यू कम है के इनिशियल से तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो, अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये सपोर्टिंग फोर्स होगा तो ये इधर जा रहा है, बॉडी इधर जा रही है और फोर्स भी उधर ही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब वर्क पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव वर्क होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा उसको और उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो सब कुछ देखो है वही चीज, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कोई चीज उसमें नई हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज को आपको बस अपने दिमाग में एक्सप्लेन करके रखना है कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है, यहां पर वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फोर्स अगर डीएस की डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वर्क का मतलब है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये रिजल्ट भी तो वही दे रहा है आपको कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव। या उल्टा कहते हैं, अगर वर्क डन पॉजिटिव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और ऐसे ही अगर नेगेटिव वर्क डन है तो नेगेटिव वर्क डन तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी यहां पर। तो आप यहां सोचो कि अगर बॉडी इधर जा रही लेकिन नेट फोर्स अपोजिट आ जाता, तो अगर नेट फोर्स अपोजिट आ जाता तो एफ और एस के बीच का एंगल 180 हो जाता, और 180 होने का मतलब एफ एस कॉस 180 यानी कि नेगेटिव वर्क होता। और आप खुद सोचो कि बॉडी इधर जा रही, फोर्स उल्टा लगा रहे हैं, तो वो रिटार्डेशन होगा ना, और रिटार्डेशन क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो सारी चीजें वही हैं, बस हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया अपने दिमाग में, समझ लिया उसको डिटेल में कि हाँ कोई चीज हमें रटने वाली ऐसी नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही यहां पर सारे रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इसमें याद नहीं करना है, जस्ट एक बार बता दिया गया कि उसका मतलब क्या है, कि अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर कोई वर्क नेगेटिव करेगा फोर्स तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर घट जाएगी, के फाइनल लेस देन के इनिशियल। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्क डन है ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है, उसकी वजह से ये वर्क है, जितने फोर्सेस हैं सब रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये वर्क है, यानी कि ये फाइनल वर्क है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन अगर प्लस हुआ है, ठीक है, जैसे ये भी तो हो सकता है ना कि उसमें तमाम फोर्सेस हो, कोई प्लस में काम कर रहा है कोई माइनस में काम कर रहा है, तो हो सकता है प्लस वाले ने ज्यादा कर दिया माइनस वाले ने कम किया, तो वो अलग अलग की बात नहीं की जा रही, ये क्या है, नेट वर्क डन है यहां पर। तो जो टोटल वर्क डन है वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और नेगेटिव तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। नोट में लिखा गया, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच मे बी इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। मतलब चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, रिएक्शन हो, टेंशन हो, चाहे जैसा फोर्स हो, ये थ्योरम आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए। लेकिन ये वाली जो थ्योरम है ये हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे तो उसमें भी रिजल्ट ऐसे ही आता है, जैसे यहाँ W इक्वल टू डेल्टा क्या आया है, उसमें डेल्टा U आ जाएगा, ठीक है, बस माइनस साइन के साथ में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ किसके लिए होगा, कंजर्वेटिव, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर अप्लाई हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स पर अप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्या फ्रिक्शन पर अप्लाई होगा, फ्रिक्शन पर अप्लाई वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसी भी टाइप के फोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आ जाते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। अब आप ध्यान दो, यहां पर एक टर्म क्या आया, एनर्जी स्टोर्ड। तो यहीं से क्लियर है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कहा गया कि वो स्टोर्ड एनर्जी है। तो जो चीज स्टोर हो रही है वो नॉन कंजर्वेटिव की वजह से तो हो भी नहीं सकता है ना, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव स्टोर कहां करता है, वो तो लॉस कर देता है ना। जैसे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन, अभी यहां पर हम बॉडी रखें और उसको पुश कर दें तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो तो एनर्जी लॉस कर देगा, बॉडी जाएगी वहीं रुक जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोर्ड एनर्जी है, इसलिए यहीं से क्लियर है कि इसकी जो डेफिनेशन बनाई गई कि ये वो एनर्जी डिफाइन करता है जो सिस्टम के अंदर या बॉडी के अंदर स्टोर है। और जो चीज स्टोर है
वो कंजर्वेटिव की वजह से होगी, नॉन कंजर्वेटिव की वजह से नहीं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव तो एनर्जी को लॉस करेगा, वो स्टोर नहीं करेगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, और इट्स पोजीशन इन अ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कैसा सिस्टम वो बनाया गया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, और साथ में उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कोई बॉडी है वो अर्थ पर रखी है, कि अर्थ से 5 मीटर ऊपर रखी है कि 10 मीटर ऊपर रखी है, तो उसकी जो पोजीशन है वो भी मैटर करेगी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है वहां पर। तो ये अलग टाइप की एक एनर्जी को डिफाइन किया जा रहा है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करेगी, ठीक है, स्पीड पर। भाई जैसे अगर हम अर्थ पर उसको उतनी स्पीड दे दें तो अर्थ पर भी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी, अगर हम 50 मीटर ऊपर ले जाए फिर उसको उतनी स्पीड दे दें तो भी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, क्योंकि वो डिफाइन हुआ हाफ एम वी स्क्वायर से। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन उस फील्ड में क्या है। मतलब कोई बॉडी ग्राउंड पर रखी है कि 5 मीटर ऊपर है कि 10 मीटर ऊपर है, उसकी एनर्जी पोटेंशियल जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस और फील्ड्स, ठीक है, और ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड के लिए ही डिफाइन किया जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो अब एक बार डेफिनेशन पूरी एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस शेप और साइज, और इट्स पोजीशन इन अ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। एंड इज डिफाइंड एज द डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस और फील्ड्स, ठीक है। फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका जो लिखा गया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, वेयर डब्ल्यू सी क्या है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड। तो ये जो सिंबल बनाया गया है डब्ल्यू सी, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप सी बनाओ, आप सिर्फ डब्ल्यू लिख दो। कई जगह पर हम लोग लिखते भी हैं डब्ल्यू, ठीक है, बार बार वो सी नहीं लिखते वहां पर। लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख रहे हैं तो वहां पर जो आएगा डब्ल्यू वो किसकी वजह से होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का ही होगा। सी लिखो या ना लिखो, लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट से वर्क डन निकाल रहे हैं तो वो वर्क सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, कंजर्वेटिव। और अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क निकाल रहे हैं तो वो किसकी वजह से होगा, नॉन कंजर्वेटिव नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से अगर आप वर्क निकालेंगे तो वो सारे फोर्सेस के कारण होगा। मतलब उसमें सभी फोर्स शामिल हो जाएंगे ना, उसमें भी आपको बताया गया था यहां पर कि ये जो एफ है वो क्या है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स में इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव जो कुछ होगा सब शामिल होगा। तो ये नेट फोर्स की वजह से वर्क आपको बताएगा, ठीक है ना। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कंजर्वेटिव। मतलब अगर एक बॉडी है और उस पर मान लिया 3 फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और एक मान लिया आपने कैसा भी फोर्स वहां पर और अप्लाई कर दिया लेकिन वो भी नॉन कंजर्वेटिव है, या कैसा भी फोर्स है, या मान लिया परपेंडिकुलरी फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क डन 0 कर देगा। तो मान लिया वहां पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं 3 या 4, उन 3 या 4 में से मान लिया 2 कंजर्वेटिव फोर्स हैं और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो जो वो 2 कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनकी वजह से जो वर्क होगा वही आपको मिलेगा, नॉन कंजर्वेटिव अपने आप उसमें से रिमूव हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछ लिया जाए बताओ इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आपको निकालना है तो आप वहां पर जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस इसका निकाल लें तो वो सीधे वर्क डन बाय ग्रेविटी दे देगा। उसमें अगर वहां फ्रिक्शनल फोर्स लग भी रहा होगा तो भी वो उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में सिर्फ वर्क डन किसका आएगा, कंजर्वेटिव का। मान लिया 2 कंजर्वेटिव फोर्स है, एक इलास्टिक फोर्स भी लग रहा है एक ग्रेविटेशनल, और तब आपने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाला तो दोनों फोर्सेस का वर्क आ जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी के साथ में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसका फोर्स उसमें, उसका वर्क डन उसमें शामिल नहीं होगा। तो थोड़ा सा समझते चलो इन चीजों को, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में तो करेंगे, सब कुछ अप्लाई करेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ हम जो समझा रहे हैं वो इसलिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग में रहे कि क्या आ रहा है, तो इसीलिए मैंने फोकस किया यहाँ पर कि यहां से आएगा कंजर्वेटिव की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी वाले चेंज से निकालेंगे तो वो टोटल वर्क डन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखो ये जो माइनस साइन है ये यहां पर क्यों लगाया गया, ये भी हमें समझना है। भाई जैसे यहां पर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू सी, तो ठीक है ये माइनस कहां से आ गया, ये क्यों लगा दिया गया अलग से, तो ये भी हमें समझना है। तो ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, पहले थोड़ा सा पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं।
जैसे सपोज कर लिया कि यहां पर हमने ऐसे कुछ भी मान लिया कि कोई बॉडी है और इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया गया F और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट एन एंगल थीटा और ये है मान लिया ds के बराबर। ठीक, तो अगर हम यहां पर वर्क डन लिखें, जैसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो वर्क डन भी थोड़ा सा होगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ds cos थीटा। ठीक, अब हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हम लिख सकते हैं नाउ du, जैसे अगर थोड़ा सा वर्क डन यहां पर हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो अगर थोड़ा सा वर्क हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में भी तो चेंज आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में मान लिया ड्यू चेंज आता है, तो ये ड्यू चेंज किसके बराबर होगा, माइनस dw के बराबर। जो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है वो लिख देंगे और नेगेटिव साइन लगाए। नेगेटिव की बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो समझ में आ गया ना कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस WC। तो यहां चूंकि हमने थोड़ा सा वर्क किया है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा आएगा माइनस dw के बराबर। इसमें हम dw की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा F ds cos थीटा और ये क्या है du, ये ds हम नीचे लेकर आते हैं तो du डिवाइडेड बाई ds इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F cos थीटा, या फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं माइनस, हम लोग लिख सकते हैं माइनस du डिवाइडेड बाई ds इज इक्वल टू F cos थीटा। ठीक है, माइनस du बाई ds इज इक्वल टू F cos थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन माइनस du डिवाइडेड बाई ds इज इक्वल टू f। ठीक है, थीटा अगर 0 है तो माइनस ड्यू बाई ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, f के बराबर। अब ये जो किया गया है ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ s, तो आप सीधे सीधे क्या करो, ड्यू बाई ds कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएट ही तो करना है और देन माइनस लगा दो वहां पर। तो माइनस ड्यू बाई ds की वैल्यू जो आप निकालेंगे, जो भी आएगा वो आपको क्या देगा, फोर्स का कंपोनेंट। भाई जैसे ये F है तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, तो ये फोर्स का कंपोनेंट देगा। अब ये भी तो नहीं है जरूरी कि फोर्स, हो सकता है कि जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में हो, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अगर थीटा 0 है तो माइनस ड्यू बाई ds पूरा का पूरा फोर्स आपको दे देगा। यानी कि जब भी आप माइनस ड्यू बाई ds करेंगे तो या तो वो किसी फोर्स का, जो फोर्स वहां पर है उसका वो कंपोनेंट देगा और या वो पूरा का पूरा आपको फोर्स प्रोवाइड कर देगा। इस पर भी हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे, पहले अपना नोट कर लो वहीं पर।